प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में आज मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर, बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज हमने बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं वज़रा की, सियासतदानों की, और ये तमाम की तमाम मौलाना फजलुर रहमान के अगेंस्ट हुई हैं। तो उन्होंने जो 2-3 दिन पहले कसूर में एक स्पीच की थी, काफ़ी उनकी टारगेटेड स्पीच थी, तो वो उन लोगों को, वज़रा को, सियासतदानों को समझ लेट आई है या फिर उनको कहीं पीछे से प्रेशर आया है कि आप इसके ख़िलाफ़ बयान दें? उसमें मेजरली तो मैं बल्कि ट्वीट पढ़ के भी सुनाना चाहूँगी। ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कहा कि कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अक़ीदे, फ़र्ज़ या वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। आप इन हालातों, वाक़यात या तरीक़ेकार से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर इस नज़रिए, वाबस्तगी और मोहब्बत और कुर्बानी की तौहीन नहीं कर सकते। और इसके साथ ही साथ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद ख़ान साहब ने हनीफ़ अब्बासी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़याज़ुल हसन चौहान, इन सब ने काफ़ी लोडेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनको क्यों 2 दिन बाद दरपेश आई ये ज़रूरत कि वो उनके अगेंस्ट बात करें? 2 नहीं, मेरा ख्याल 2-3 दिन के बाद। और देखिए, अगर फजलुर रहमान ने इस तरह की कोई गुफ्तगू की थी तो उसी वक्त रिबटल आ जाना चाहिए था, जिनका ख्याल है कि उन्होंने गलत गुफ्तगू की। लेकिन ये 3 दिन के बाद जब आप एक ही दिन शुरू कर देते हैं सारी कहानी, तो उससे लगता है कि किसी ने आपसे कहा है कि यार, आपको पता नहीं कि फजलुर रहमान ने इतनी वो एक रेड लाइन क्रॉस कर दी और आप खामोश रही, आपकी गवर्नमेंट ने जवाब क्यों नहीं दिया? शायद यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस सियासी हुकूमत से कहती है कि आप हमारा बोझ नहीं उठाते, बल्कि हमें आपका बोझ उठाना पड़ता है, हमें चीज़ों को सेटल करना पड़ता है। ये कॉन्फ्लिक्ट तो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान। अब देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्यों कहा। जो 2-3 बातें उन्होंने कहीं जो कि समझा जा रहा है कि उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी। पहली बात उन्होंने ये की कि हमारे जो शहीद होते हैं जवान, उनका हम पे क्यों एहसान जताया जाता है, जबकि जो फोर्सेस होती हैं उनमें जो लोग भर्ती होते हैं वो जंग के लिए भर्ती होते हैं, और जंग जो होती है वो या आप किसी को मारते हैं या मरते हैं। तो ये तो एक रूटीन है, तो आप इसकी वजह से वो क्यों एक फ़ख्र का इजहार करते हैं और हमें कहते हैं कि आप एहसानमंद हो जाएं। तो ये जुमला काफ़ी शफ़ाक था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि देखें, जो मौत का मामला होता है ना, वो तो किसी हादसे में कोई अपनी जान से चला जाए या किसी दुश्मन के साथ लड़ता हुआ चला जाए, तो मौत के मामलात में इतनी शफ़ाकी से बात नहीं करनी चाहिए जितनी शफ़ाकी से मौलाना साहब ने बात की। एक तो बात ये है, और दूसरी बात है कि एक महाज पे लड़ने वाला जो सिपाही होता है उसमें एक स्पिरिट होती है अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए, अपने आदर्श के लिए वो लड़ता है। अगर वो ना हो तो उसकी लड़ाई बेकार हो जाती है। ये अलग बात कि कई दफ़ा जब हम ये जो हमारी मिलिट्री है इसकी जो तश्कील की थी वो तो अंग्रेज़ ने की थी, और अंग्रेज़ की जो जंगें थी जितनी भी, वो किसी इस तरह के जज्बे से सरशार तो नहीं थी जिनको लड़ा गया। बर्मा तक जाके हमारे फ़ौजी जो लड़े थे, जो सेकंड वर्ल्ड वार थी, उसमें इंडिया और पाकिस्तान जिन एरियाज़ में है, इनकी सब एरियाज़ की, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया था जिसमें हमारा पंजाब है, केपी है, और जो जब आज़ादी से पहले का जो नॉर्थ इंडिया था, यहाँ से वो फ़ौज ज़्यादा इकट्ठी करते थे। तो मार्शल रेसेस थी कुछ के यहाँ के फ़ौजी होने चाहिए, इसलिए सिंध के, बलूचिस्तान के और दूसरे इलाकों से फ़ौजी कम होते थे और यहाँ से फ़ौजी ज़्यादा होते थे। और बेरोज़गारी भी उस वक्त पंजाब में, अपर पंजाब में, केपी में ज़्यादा थी, तो फ़ौज में भर्ती हो जाते थे। वो जब गोरे के लिए लड़ रहे थे तो उस वक्त तो कोई आदर्श नहीं था, लेकिन जब ये पाकिस्तान बन गया तो फिर पाकिस्तान की जो भी जंग थी वो तो उस जंग को तो उस तरह की जंग नहीं कहा जा सकता ना। उस वक्त हो सकता है भाड़े की जंग हो, किराए की जंग हो। तो आज की जंग जो है उसके बारे में, और या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई को
लड़ते हुए जो हमारे शहीद नौजवान अपनी जान से जाते ठीक है। हैं, उनको इस तरह से कहना लफ्ज़ कुछ बेहतर हो सकते थे फजलुर रहमान साहब इनसेंसिटिव के। बात थी। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की ना, इसके साथ ही मिलती हुई, बेसिकली तो उनके सियासी गिले शिकवे थे फजलुर रहमान साहब के, जो कि इस जुमले की वजह से वो ज़्यादा जद में आ गए। जो दूसरी बात उन्होंने की वो ये है कि जो उनका कहना है कि जो जर्नैल जो हैं वो बावर्दी होकर सियासत करते हैं, वो वर्दी उतारें और वर्दी उतार के आके सियासत करें, तो फिर उनको पता चलेगा कि ये सियासत क्या होती है। यानी ये किसी हद तक बात दुरुस्त है, क्योंकि जब आपके पास पावर होती है, मैंने देखा है ना कि जनरल असलम बेग वो ज़ियाउल हक़ के जहाज़ के क्रैश के बाद से ऑनवर्ड 2 ट्रांजिशंस में बहुत मेन किरदार अदा किया। पहले बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की, फिर उनकी हुकूमत को घर भेजा, फिर नवाज़ शरीफ को लेकर आए, फिर नवाज़ शरीफ को घर भेजा। लेकिन जब उन्होंने अपनी जमात बनाई वर्दी उतारने के बाद, तो वो ठुस थी। यानी एक वो किसी इलेक्शन में वो अपने कैंडिडेट पुट नहीं कर पाते थे। इसी तरह जनरल हमीद गुल थे, बहुत बड़े पावरफुल, उनको बोलते थे पीर पगाड़ा ने तो उनको मजाक में फ़ाते जलालाबाद कहते थे, क्योंकि जलालाबाद फ़ाल जो है उसमें हमीद गुल साहब का वो कहते थे कि रोल है। तो हमीद गुल साहब बहुत बड़ी ऊंची गुफ्तगू करते थे, ये और वो और वर्ल्ड व्यू और इस्लाम और इनकलाब और ये और वो, लेकिन सियासत में वो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो थे। तो ये तो बातें दुरुस्त हैं। और फिर उसके बाद हमने जनरल मुशर्रफ का टाइम देखा जी। कि जब जनरल मुशर्रफ ने दोनों पार्टियों को घर भेज दिया, तो उन्होंने एक काफ लीग किंग्स पार्टी बना के इक़्तिदार किया। लेकिन जब दोनों पार्टियां 2007 में वापस आ गईं, दोनों लीडर वापस आ गए, तो वो 1 साल नहीं टिक सके। उनको आलमोस्ट 2008 में ही इस्तीफ़ा देके घर जाना पड़ा था। तो ये तो बात दुरुस्त है कि जर्नैल जो होते हैं ना, वो कभी सियासत में आके अपना कोई रोल नहीं बना पाते। जिस तरह का बांग्लादेश में उनकी बीवी थी ज़ियाउर रहमान की बीवी, उसने अपना फुटप्रिंट बना लिया था। ये अलग बात है कि जनरल ज़िया के बच्चे ये समझते हैं कि जो उसकी एक पॉपुलैरिटी थी, उसका सारा फ़ायदा मियां नवाज़ शरीफ ने उठाया, और अब तक मियां नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली जो इक़्तिदार में है, वो ज़ियाउल हक़ की जो लेगेसी थी उसको ओन करने के बाद ये बनी। और अगरचे बाद में मुस्लिम लीग नून जनरल ज़ियाउल हक़ के भी एहसानमंद नहीं रही, और अब उनका अपना एक जर्नी है। और फिर खुद मियां साहब ने, ये जो हनीफ अब्बासी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक ज़माना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खुल के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और जर्नलों के ख़िलाफ़ बातें करती थी। तो जो सियासी रोल है उसके ऊपर तो बात हो सकती है। और जो फजलुर रहमान साहब ने गिले शिकवे किए हैं, फजलुर रहमान साहब एक बड़े प्रैग्मैटिक सियासतदान हैं। वो समझते हैं कि उनके सूबे के हालात बिगाड़ने में काफ़ी हद तक हमारी जो स्टेट मशीनरी है उसका भी हाथ है। और वो ये समझते हैं कि ये जो जंग पिछले 20-30 साल में हम इसको ख़त्म नहीं कर सके, दहशतगर्दी को, उसमें काफ़ी हद तक मुखालफों का रोल है, इंडिया का रोल है, इज़राइल का रोल होगा, किसी और मुल्क का। हम अमेरिका की बात करते थे कुछ अर्सा पहले, अब वो बात नहीं कर रहे। तो इसके बावजूद वो समझते हैं कि कुछ इंटरनल भी इश्यूज़ हैं। अब ये बात भी की जाती है कई दफ़ा कि इन सियासतदानों की एक सहूलत भी होती है जब ये इक़्तिदार में होते हैं। मसलन कुछ लोगों ने कहा कल और परसों, यूट्यूबर्स ने, कि जब मौलाना फजलुर रहमान जनरल बाजवा के इशारे पे अदम एतमाद लेकर आ रहे थे, तो उस वक्त तो वो बेनिफिशरी थे इस निज़ाम के, और आज वो बेनिफिशरी अगर नहीं है, वो समझते हैं कि उनको हराया गया है, तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग आज मैंने देखा कि मियां नवाज़ शरीफ समेत सबकी पुरानी वीडियोज़ निकाल के शेयर कर रहे थे, ख़ास तौर पे पीटीआई के हमदर्द और साथी, कि मियां साहब मिलिट्री के बारे में क्या कहते थे। लेकिन जब ये आज
आज के जो बागी हैं पीटीआई वाले, जो मिलिट्री के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बाहर बैठ के, कुछ यहाँ पे बैठ के ट्वीट करते हैं, उनको भी अपना माजी याद रखना चाहिए कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि आईएसआई को सारा पता होता है और आईएसआई ठीक काम करती है, जो वज़ीर आज़म की टेप्स को रिकॉर्ड करती है। बाजवा साहब जो है सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक जर्नल हैं। तो कहानियाँ तो सबकी इसी तरह की हैं ना। कुछ आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्यों तमगाए जमहूरी दिया असलम बेग को, जिसने बाद में 2 दफ़ा उनके ख़िलाफ़ साजिश की। तो ये तज़ादात सियासत के हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि सियासतदान सारे ही ये चाहते हैं कि कम अज़ कम इस गेम का एक कोई तरीक़ाकार वज़ा कर लिया जाए कहाँ तक। और ये वाक़तन ये जो अगर डिस्टेबलाइजेशन है पाकिस्तान में कि मिलिट्री का रोल कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है सियासत में, और सियासतदानों का अपना स्पेस जो है वो कितनी है और वो कितनी सुकड़ गई है, अदलिया का क्या एक किरदार होना चाहिए और कहाँ तक है और कितना रह गया बाकी, सिविल सोसाइटी की स्पेस कितनी है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर एहतजाज करने के, मुज़ाहरे करने के, जो गुफ्तगू करने की स्पेसेस हैं वो कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। ये सारे सवाल तो बुनियादी तौर पे हैं, लेकिन इन सवालों को आखिरकार तय करना पड़ेगा। अनएंडेड इसको नहीं छोड़ा जा सकता। और ये बात अब मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट को भी कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी अपनी सतह पे, क्योंकि ये जो मार धाड़ है, लड़ाई है, एक को बंद कर दो, दूसरे को इक़्तिदार दे दो, दूसरे को बंद कर दो, तीसरे को इक़्तिदार दे दो, उसके नतीजे में आम तौर पे जो पब्लिक में पॉपुलर होता है वो जेल में होता है, जो थोड़ा कंप्रोमाइज़ होता है वो इक़्तिदार में होता है। ये माजी में भी हुआ। इसको कहीं ना कहीं जाके फुल स्टॉप लगना चाहिए। ठीक है सर, सिविल मिलिट्री रिलेशंस वैसे तो पाकिस्तान में हमेशा से अप एंड डाउन का शिकार रहे हैं और अभी भी मिलिट्री का अपर हैंड है। ये अभी हम आज़ाद कश्मीर में भी देखने वाले हैं। मैं 1-2 व्लॉग सुन रही थी जिसमें ये न्यूज़ सामने आई और क्रेडिबल जर्नलिस्ट से सामने आई कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तो होने जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो पार्टी उभर के सामने आएगी वो आईपीपी है। हर मतलब एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और अलीम ख़ान वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत गेन करेंगे और फिर वो और उनकी पार्टी डिसाइड करेंगे कि वज़ीर आज़म कौन होगा। तो PMLN को भी इसका नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी को भी इसका नुकसान होगा। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ऐसा ही लग रहा है कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों को आईपीपी में शामिल करवाया गया था पिछले 2 हफ्ते पहले, और वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं इलियास तनवीर साहब, वो भी आईपीपी में चले गए हैं। तो फार्मूला ये बहुत पुराना है। फार्मूला ये है कि देखें, पंजाब में भी जब हुकूमत बदलनी होती थी ना, तो मंजूर भट्टू को कुछ सीटें दे दी जाती थी, कुछ सीटें काफ लीग को दे दी जाती थी एक बैलेंसिंग फोर्स के तौर पे। और जब नहीं ऐसा करना होता था तो 2/3 मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून को मिल जाती थी, जैसे इस दफ़ा मिली हुई है। अभी कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं है यहाँ पे। इसी तरह सिंध में MQM को एक दफ़ा खड़ा करके तो चेकमेट करने की कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी को। इसी तरह आज गिलगित बल्तिस्तान की ये सूरत हाल है कि वहाँ पे 7 नशिस्तें जो IPP की हैं, जहाँ से एक भी जनरल इलेक्शन में वो नहीं जीते थे। उसके बाद 4 अरकान उनके IPP इंडिपेंडेंट्स ने IPP ज्वाइन की, और उसके बाद क्या हुआ कि 3 उनको स्पेशल सीट्स मिल गई। नाउ दे आर 7। अब ये 7 लोग आज भी अगर पीछे हटते हैं तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसी तरह की फार्मेशन बनाई जा रही है आज़ाद कश्मीर में भी। ठीक है कि IPP के इतने अरकान होंगे कि उनके बगैर ना कोई हुकूमत चल सकेगी ना बन सके, कोई मेजॉरिटी ना है, और ताकि जब भी ज़रूरत होगी हुकूमत को स्वाइप करना, इधर से उधर करना आसान होगा। लेकिन इससे इंजीनियरिंग का नुकसान क्या होता है? हाँ जी, नुकसान बड़ा डेंजरस है। ये जो इस वक्त की जैक है, जॉइंट एक्शन कमेटी, ये इसी तरह की इंजीनियरिंग की बाई प्रोडक्ट है। ट्रू। पिछला जो इलेक्शन था जिसमें
एक बुलडोज़र चला दिया गया था केपी उधर आज़ाद कश्मीर में कि सबको हरा के पीटीआई को जितवा दिया गया था, जो कि अनफेयर था। एक जेन्युइन इलेक्शन होता तो पीटीआई इतनी सीटें नहीं ले जा सकती थी। पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई गई। पीटीआई की गवर्नमेंट जब इमरान खान की गवर्नमेंट ऊपर से हटाई गई तो वहाँ पे जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कयूम नियाज़ी साहब उसके वज़ीर आज़म थे, उनको हटा के वहाँ पे एक बंदे को वज़ीर आज़म बना दिया गया, इन्हीं की पार्टी का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था जिसके पास, और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ उसमें शामिल करवा दी गई। हुकूमत तो ताकतवर बन गई लेकिन अपोजिशन माइनस हो गई, और उसके नतीजे में लोगों के एहसास जो थे वो एक्सप्रेस ही नहीं हुए वहाँ पे, और लोग जो थे वो साइड पे रह गए, और जो अरकान थे वो सारे मिलके इक़्तिदार में चले गए, और अल्टीमेटली एक नई लीडरशिप उभरी जो कि जैक है, और जिसको डील करना आप किसी वक्त शायद ये लोग समझते होंगे कि इन तीन ताजरों को डील करना आसान है, लेकिन आज उनको डील करना इतना मुश्किल है कि आप वहाँ पे कैंपेन चलाने के लिए मतलब पाँव रखते हुए घबरा रहे हैं। और इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल है तो और उनके हक़ में जितने मज़ारे लंदन में हुए, इधर उधर हुए, वो एक अलग जगह। तो जो ये जो सियासी इंजीनियरिंग होती है ना, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ख़तरनाक होती हैं। हम अगर उनको देखें ना कि कराची का क्या हाल हो गया था एमक्यूएम के बनने के बाद, तो इसी तरह हर जगह पे एक आपने पीटीआई को जिस तरह से ताकत दी थी एक ज़माने में, और जब अब पीटीआई जो है वो एक नाकाबिल शिकस्त ताकत है केपी में, और आपने केपी में ये जो जितने ऑपरेशन करने थे, फिर आपको एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला को कहना पड़ता था कि आपकी पॉलिसी और हमारी पॉलिसी में फ़र्क है। तो पहले आप लोगों को बनाते हैं, फिर उनको गिराते हैं, फिर बनाते हैं। इस दौरान बहुत टूट फूट हो जाती है जो मुल्क के लिए बहुत नुकसान, और आवाम की कोई फ़िक्र नहीं होती। सर एमक्यूएम पे तो हम आते हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में पहले बात कर लेते हैं। उनकी दो बहनें आज भी, क्योंकि मंगल का रोज़ है, उस्मा खान और नौरीन खान अडियाला के बाहर मौजूद हैं कि उनकी अगर मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन इसके बरक्स बुशरा बीबी से उनकी बहन की, उनकी भाभी की और बेटी की मुलाकात हुई है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है या फिर जो मुलाकात जो अथॉरिटीज़ हैं बेसिकली, वो इमरान खान के लिए इतनी सख्त क्यों हैं और बुशरा बीबी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखती हैं? दोनों के लिए डिफरेंट रूल्स क्यों हैं? और अलीमा खान तो वो वैसे ही अब रैलीज़ की तरफ चली गई हैं, वो तो केपीके में इस वक्त। तो इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखें, बड़ा अजीब बात है कि आपने इमरान खान पे तो मुलाकातें आप करवा नहीं रहे लोगों की, और एक हफ़्ते में लाजमी एक मुलाकात बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की करवा दी जाती है। ये पक्की खबर है, हर हफ्ते हो रही है। और बुशरा बीबी से इन 15 दिनों में ये दूसरी मुलाकात है उनकी बेटी मेहरुन्निसा की और उनकी जो भाभी हैं मुबशरा साहबा, उनकी। तो बुशरा बीबी अपनी बेटी के ज़रिए और भाभी के ज़रिए जहाँ जहाँ उन्होंने मैसेजिंग करनी होती है वो कर रही हैं। तो जो अगर देखा जाए तो जो गुफ्तगू का एक निज़ाम वज़ा किया गया है वहाँ पे, वो बुशरा बीबी साहबा से होके गुज़रता है। पैगाम रसाई तो हो रही है। उस पुल के नीचे से पानी गुज़र रहा है सारा, जो बुशरा बीबी चाहती हैं, जिस तरह का मैसेज चाहती हैं वो आता है। और उसमें जो उनका होल्ड है बुशरा साहबा का जेल में इमरान खान साहब के ऊपर, उसका फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट भी उठाना चाह रही है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के एलची हैं ना, गंडापुर हो गया, बैरिस्टर सैफ हो गया या कोई दूसरा हो गया, वो बुशरा बीबी साहबा के ज़रिए ही उन तक बात पहुंचती है या बात होती है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि जो इमरान खान साहब की आज 2 सिस्टर्स वहाँ पे गई हैं ना, उज़मा और नौरीन साहबा, वो गई हैं। वहाँ पे 20-30 वर्कर थे, और अलीमा खान साहबा अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में हैं। तो अलीमा खान साहबा भी एक अपना इन्फ्लुएंस पार्टी में और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में उन्होंने एक अपना इन्फ्लुएंस बना लिया है बहन होने के नाते।
कहने वाले कहते हैं कि बुशरा बीबी साहबा को ये पसंद नहीं है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये एक सर्द जंग है बुशरा बीबी की और अलीमा खान साहबा की और बाकी पार्टी मेंबरान और की बाकी भी आपस में। पार्टी मेंबरान की। सर एमक्यूएम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वसीम अख्तर जो हैं साबिक मेयर कराची के, उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल का नाम लिए बगैर उनके अगेंस्ट काफ़ी बातें की हैं। तो एमक्यूएम के चंद एक लोग हैं, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, इनकी आपस में नहीं बन रही। वही बात हर पार्टी के बारे में हम बात करते हैं, बात वही आगे खड़ी होती है, अवाम का किसी को कुछ नहीं पता, बस आपस में लगे हुए हैं इक़्तिदार के चक्कर में। तो इनका क्या, ये क्या चाहते हैं? देखें वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब तक अल्ताफ़ हुसैन थे उनके चेयरमैन, वहाँ पे ये नीचे वाले जितने भी थे सब बराबर थे। मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और बाकी सारे, और एक बंदे को वो कन्वीनर बनाया होता था उन्होंने, बराए नाम साहब, वो जो राब्ते में रहता था अल्ताफ़ हुसैन के, जब वो लंदन चले गए थे। अब ये सारे कहते हैं ये सारे डेप्टीज़ थे और अब पावर आ गई इनके पास। इनमें से जो सबसे ज़्यादा चहेता होता है एस्टैब्लिशमेंट का, उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है। पावर इस वक्त आ गई है, मुस्तफ़ा कमाल का मर्जर करवाया गया इसमें एमक्यूएम में। पहले उसने पाक सरज़मीन पार्टी बनाई थी। अब मुस्तफ़ा कमाल जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद है हमारी एस्टैब्लिशमेंट को। उनकी मुलाकातें भी हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी को वो समझते हैं कि ये होम्योपैथिक टाइप आदमी है, ये इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग लोगों में, हालांकि वो बड़ी तकरीरें करते हैं। अब वसीम अख्तर साहब कल उन्होंने जो कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दोनों को लताड़ दिया कि इन दोनों को ही नहीं पता। वहाँ पे एक वसीम आफ्ताब इनके MNA पुराने, उन्होंने कहा कि इन दोनों को आइन का भी नहीं पता, जो पार्टी का आइन है, कि उसके मुताबिक जो चेयरमैन है वो कैसे बनेगा। लेकिन जो बम चला दिया मुस्तफ़ा कमाल ने जवाबी वसीम अख्तर पर, उसने कहा कि ये जो वसीम अख्तर साहब हैं, ये इनके बारे में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उनसे बड़ा धोखा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को वसीम अख्तर ने कहा कि ये जो जब PDM 1 की गवर्नमेंट थी तो MQM को गवर्नरशिप मिल रही है, तो आप मुझे नॉमिनेट करें गवर्नर के लिए, मैं मेयर भी रहा हूँ कराची का और मैं डिज़र्व करता हूँ। तो उसने कहा हाँ भाई ठीक है। उन्होंने एक MQM का ख़त बनाया और इनको साथ बैठाया, फ़्लाइट ली और इस्लामाबाद चले गए और प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा मेरे साथ वसीम अख्तर होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने टाइम दे दिया। वहाँ जाके इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब ये MQM की तरफ से सिफारिश है, सिफारशी ख़त है, आपने जो गवर्नरशिप देनी है MQM की, ये वसीम अख्तर साहब गवर्नर होंगे। तो बकौल मुस्तफ़ा कमाल के कि ये बात जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मुस्तफ़ा कमाल को बताई थी कि जब प्राइम मिनिस्टर से मिलके ये दोनों बाहर आ रहे थे, तो फिर एक सेकंड के लिए इन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर के कान में कहा कि ये जो मैंने आपको ख़त दिया ना, इसको एवं ही समझें, ये मैं कोई सिफारशी नहीं हूँ वसीम अख्तर का। ठीक है। और वसीम अख्तर ये समझ रहा था कि मेरी सिफारिश हो गई, जबकि जब वापस आए तो वो तसोरी साहब जो हैं, कामरान तसोरी, वो गवर्नर बना दिए गए। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि वसीम अख्तर की पीठ में छुरा जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने घोंपा। ठीक है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी से जो फ़ारूक सत्तार है वो भी एक तरह से अंदर से नाराज़ थे। कई दफ़ा तसोरी की कारकर्दगी पे भी और तसोरी को रखने ना रखने पे भी खालिद मकबूल सिद्दीकी की एक और राय होती थी। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ इस वक्त उसकी पोजीशन कमज़ोर है। अब नया पार्टी चेयरमैन कौन बनेगा, मुस्तफ़ा कमाल बन सकता है या नहीं बन सकता, एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो वो बन जाएंगे। ये जो चल रहा है इस वक्त असल वज़न जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के पलड़े का थोड़ा भारी लग रहा है। ठीक है। अच्छा, लास्टली मैंने आपसे ये भी बात करनी थी कि अतर मिनल्ला ने ये कहा है कि इस वक्त जो मुल्क में आइन
की पामाली की सूरत हाल है, अदलिया बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई है, तो इसके लिए ना एक वकला मूवमेंट की ज़रूरत है। वो रेफ़र कर रहे थे कि जैसे लॉयर्स मूवमेंट आई थी 2008 में, तो सर जो जजों ने तब भी क्या कर लिया था जब जजेस को बहाल किया गया था, उल्टा एक जुडिशल एक्टिविज़म स्टार्ट हो गई थी और जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि वकला गर्दी स्टार्ट हो गई थी। तो वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं? उनको तो लोगों ने बल्कि तनकीद का भी निशाना बनाया कि आप तो ख़ुद मुशर्रफ के दौर में वज़ीर थे। देखिए, असूली तौर पे तो उनकी बात ठीक है, लेकिन ये है ना कि हम वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है। हमारे यहाँ आज़ादी किसी को भी रास नहीं है। ये जो जिस वकला मूवमेंट की बात आपने की, उस वक्त ये जो मौसूफ थे, अगरचे पहले मुशर्रफ साहब की किसी हुकूमत में केपी में ये मिनिस्टर भी थे, लेकिन जब ये इफ्तिखार चौधरी साहब के मुशीर बन गए उस जुडिशल मूवमेंट में, जो वो आज़ादी जजेस की बहाली की तहरीक थी उसमें, और कहा यह जा रहा था कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो पाकिस्तान के बाकी अदारे भी अपनी अपनी पोजीशंस में आ जाएंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ उसके नतीजे में? उसके नतीजे में एक ऐसा जुडिशल एक्टिविज़म सामने आया कि आपने पार्लियामेंट को ज़ेरे नगीं कर दिया, और इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली भी हुई वो भी इट इज़ नोन फैक्ट कि कियानी साहब के एक टेलीफोन पे बहाली हुई थी। और अभी भी लोग यही तो तंज कर रहे हैं इस पे, इन साहब पे, अतर मिनल्ला साहब पे, कि आप फिर इस तरह करें कि किसी जर्नल के साथ बातचीत करें तो फिर ही एक मूवमेंट बन सकती। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ साबित हुई उस जुडिशल मूवमेंट की, वो वकला एक जत्थे की शक्ल इख्तियार कर लिया और वकला गर्दी का लफ्ज़ सामने आ गया। तो इसलिए आप क्या मतलब दोबारा से वही वकला गर्दी चाहते हैं? हिस्ट्री डिबेट करनी। और दूसरी बात है कि आज़ादी जो है ना जजेस की, वो ये नहीं कभी भी हुई कि एक जज इंडिपेंडेंट है तो उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ैसला किया हो। फ़ैसले आम तौर पे कंप्रोमाइज़ होते थे, पॉलिटिकल लीडर्स को सज़ाएँ दी जाती थी, और जो लोग मदाखलत कर रहे होते थे उनको वेलकम किया जा रहा होता था। उसके बाद क्या हुआ था? जस्टिस खोसा, जस्टिस साकब निसार, बाकी सारे जो भी काजी फायज़, सब ने सहूलतकारी की है ना। तो आज बड़ी बात की जा रही है ना कि ये जो 26वीं तरमीम हुई और उससे जुडिशल सिस्टम को नुकसान पहुंच गया और आईनी अदालत बन गई और ये हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या जब ज़ौला के ज़माने में हमारा को अदालत थी जो PCO जजेस थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर बाद में कोर्ट को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो उस वक्त कौन सी 26वीं तरमीम थी? जस्टिस मुश्ताक, ये जो क्या नाम था उनका, जस्टिस जो जिसने इसको मुशर्रफ को कहा था कि आप 3 साल के लिए आएँ और आइन में भी तब्दीली कर लें। फिर इसी तरह बाद में साकब निसार एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेलते रहे और क्या कुछ करते रहे इमरान खान साहब के साथ मिल के। तो ये 26वीं तरमीम से पहले भी हमारी जुडिशल सिस्टम इतना कोई वो नहीं था शानदार। इफ्तिखार चौधरी क्या कर रहा था कि सदर के ख़िलाफ़ आप ख़त लिखें, वज़ीर आज़म ने नहीं लिखा, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। जस्टिस खोसा ने क्या किया, पनामा केस आया, नवाज शरीफ को घर भेज दिया। तो जजेस को भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए। और सबसे मोस्ट प्रिविलेज्ड और जो एक जिसको आप कहते हैं ना कि सजी हुई नौकरी जो है और बहुत बड़ी तनख्वाह, वो इन जजेस की है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके आज के तज्ज़िये के लिए। कल हम हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।